हमने पहले परपेचुअल सिस्टम के जरिए ना क्वेश्चन किए थे, अभी हम पीरियोडिक सिस्टम के तहत क्वेश्चन करेंगे। इसका एक अपना तरीकाकार होगा, इसकी सेल फाइंड करने का अपना, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करने का अपना, सारा तरीकाकार अपना होगा। पीरियोडिक सिस्टम में सबसे पहले आपने क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करना, अब परपेचुअल सिस्टम में तो कार्ड बनेगा, पीरियोडिक सिस्टम में सबसे पहले आप लोगों ने लास्ट परचेज देखनी है, लास्ट परचेज, और वो कितनी लास्ट परचेज देखनी है कि आपने पहले क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट आपके पास आएंगे कैसे, आपने लिखना है ओपनिंग स्टॉक की जो भी वैल्यू पड़ी है माइनस कर देना है सोल्ड, सॉरी प्लस करना है पहले परचेज, यूनिट्स की बात हो रही है, अमाउंट की नहीं। जितने यूनिट आपने खरीदे वो प्लस कर देने हैं, माइनस जितने यूनिट आपने सेल कर दिए, आपके पास जो बच जाएंगे वो बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। अगर ये फार्मूला हम ना भी लिखे तो भी ये कॉमन सेंस वाली बात है। आपके पास 100 यूनिट पड़ा हुआ था पहले, आपने साल भर में 1200 यूनिट खरीदे, आपके पास टोटल कितने हो गए 1300 टोटल परचेजेस, और आपने साल भर में 800 यूनिट सेल कर दिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास इस टाइम कितने यूनिट्स मौजूद हैं तो क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे, तो 500 आपके पास आ जाएगी। अब ये क्लोजिंग स्टॉक के जो 500 यूनिट पड़े हुए हैं फाइफो मेथड में कौन से होंगे, फाइफो मेथड में लास्ट परचेज, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा फाइफो मेथड के जरिए वो कौन सा होगा, शुरू वाले यूनिट पड़े होंगे या लास्ट वाले, क्योंकि मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदे वो पहले आउट करेंगे, जो आपके पास अनसोल्ड बच गए होंगे वो फर्स्ट परचेज होगी या लास्ट परचेज होगी। हमारा फार्मूला क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन, जो पहले खरीदेंगे वो पहले बेचेंगे। एग्जांपल देते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास 100 यूनिट पहले पड़ा हुआ था, फिर आपने 300 यूनिट खरीदा, फिर आपने टोटल 1200 यूनिट खरीदे है ना, फिर आपने 400 यूनिट खरीदा, फिर आपने 300 यूनिट खरीद लो, फिर कितने हो गए 1000, 300 1000, और हमने 1200 खरीदे है ना, 200 यूनिट और खरीद लो। ये आपने डिफरेंट रेट पे खरीदे होंगे। आपको ये कह दिया जाए कि साल भर में हमने टोटल 800 यूनिट सेल कर दिए हैं, तो कौन से सेल किए होंगे, एंड वाले या शुरू वाले, इन फर्स्ट आउट, मतलब 100 ये सेल किया होगा, 300 ये सेल किया होगा और 400 ये सेल किया होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा पड़ा होगा, लास्ट परचेज। और जब भी आपसे ये कोई पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करें तो आपने एंड से अपना क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट काउंट करना शुरू कर देने, लास्ट परचेजेस ही आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी होगी, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपके पास मौजूद कौन से होंगे, लास्ट परचेजेस। किस मेथड के अंदर, फाइफो मेथड के अंदर। वेटेड एवरेज में तो वैसे ही इकट्ठे लिख देते हैं, इसके भी दो मेथड है, इस बिल्कुल भी दो मेथड है।
तो अभी सबसे पहले जब भी पीरियोडिक सिस्टम होगा आप क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया करोगे। कैसे फाइंड करना है अभी क्वेश्चन में भी देखते हैं। फिर उसके बाद चाहे सिस्टम जो मर्जी हो, सॉरी कॉस्ट फार्मूला जो मर्जी हो, आपने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें कॉस्ट ऑफ सेल कैसे फाइंड होगी जनाब? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। फिर प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट का तो वही पुराना तरीका, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट या ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो सेल कभी चेंज नहीं होती। सेल फाइंड करने का तरीका वही रहेगा, परपेचुअल में भी पीरियोडिक में भी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ये हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट। बट इसका एक ना पैटर्न याद रख लो, बगैर पैटर्न के भी हो जाता है, पैटर्न याद रख लो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले FIFO मेथड करते हैं और उसके बाद वेटेड। तो ये ऐसे थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन था, इसको अब आपने प्रॉपर इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लो पीरियोडिक सिस्टम FIFO मेथड। इसमें दोबारा हो जाए पीरियोडिक सिस्टम FIFO मेथड। आपके पास एक क्वेश्चन लिखने की बजाय ना ये क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे हम क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड करेंगे, इससे हम कॉस्ट ऑफ सेल भी फाइंड करेंगे और इससे हम ग्रॉस। या तो वो सवाल पिक कर लो जो हमने सवाल किया था, कोई भी सवाल कोई भी आप ले लें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल from the records of K Limited in respect of chemical X for the year ended 31st December 2017। आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 20,000 लीटर। 1 लीटर का रेट है 11 रुपए और टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 2,20,000। फिर आपने 15 जनवरी को खरीदा, 21 अप्रैल को खरीदा, 7 जुलाई को और 8 नवंबर। सारा परचेज का डाटा मिल गया। फिर उसके बाद सेल का डाटा 11 जनवरी, 22 अप्रैल, 11 मई, 20 दिसंबर। सवाल के अंदर वो क्या कह रहे हैं? रिक्वायरमेंट फाइंड कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट। इसका मतलब है प्रॉफिट स्टेटमेंट में सेल भी आ जाएगी और कॉस्ट ऑफ सेल भी। परपेचुअल सिस्टम हम कर चुके हैं, पीरियोडिक सिस्टम विद FIFO एंड। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? पीरियोडिक सिस्टम FIFO में। सीक्वेंस चेक कर ले। सबसे पहले आपने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट फाइंड कर लेने हैं। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स वो लिख लो, क्योंकि हमारा कौन सा तरीका अगर MCQ करने होते हैं। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट फाइंड कैसे होंगे? कैसे पता चलेगा कि अनसोल्ड स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? जो जितने खरीदे और ओपनिंग स्टॉक माइनस से। आप चाहे तो लिख कर लें, चाहे अपने कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं वो तरीकाकार बताऊंगा ना कि अगर सवाल पेपर में इस तरह से आ भी जाए तो आपको दोनों तरीके आते हो। तो आप ऐसे करोगे, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट ले लेना, फिर प्लस कर देना नेट परचेजेस के यूनिट, माइनस कर देना नेट सोल्ड के यूनिट। आपके पास ओपनिंग स्टॉक के कितने यूनिट पड़े हुए हैं?
20,000 20,000 लिख लो। इन सबको ऐड कर लो, 11,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 प्लस 14,000, नीचे उसने खुद बता दिया 40,000, माइनस कर देंगे जितने यूनिट सेल किए। अगर अलग से बताए हूं तो ठीक है, वरना जितने यूनिट सेल किए उनको प्लस कर, नेट कर लेते होते हैं, रिटर्न हो तो माइनस करके, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके, सेल में से सेल रिटर्न। 48,000 नेट इसलिए लेते हैं, या तो परचेज को अगर प्लस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, सेल को अगर माइनस कर रहे हैं तो सेल रिटर्न तो वापस आएगी तो ऐड करेंगे, तो नेट करके लिख लो या प्लस माइनस डायरेक्ट कर लो। हाँ जी, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट पड़े हुए हैं? 12,000। अब हमने ये देखने हैं कि ये कौन से वाले स्टॉक में यूनिट पड़े हुए हैं, किस रेट वाले होंगे। फाइफो मेथड है, 12,000 स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, ये किस रेट वाला होगा? क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो तो आउट है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने परचेजेस में जाओ एंड से 12,000 पूरे करो, तो आखिरी, तो आपके पास 15 रुपए वाले 14,000 यूनिट पड़े थे। अगर ये 7,000 होते तो फिर 5,000 ऊपर वाले भी लेते। दोबारा सुने, हमारे पास अभी 12,000 पड़े है ना, तो ये 14,000 से अंदर ही 12,000 पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाता 16,000, फिर 15 रुपए वाले मेरे होते 15 रेट वाले होते 14,000 और 2,000 होते फिर। ये बात समझ लगी? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके 12,000 यूनिट 15 रुपए वाले ही पूरे हो रहे हैं, तो हमने, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 यूनिट एट द रेट ऑफ, कितना आंसर आ गया? और यही मेरा आंसर है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ गया। तरीका का समय लग गया। और अगर ये 16,000 होते तो क्या करते? 14,000 15 रुपए वाले लिखते और 2,000 फिर ऊपर 14 रुपए वाले। अब उसने दूसरा कहा प्रॉफिट स्टेटमेंट बताओ। क्या बताया? प्रॉफिट स्टेटमेंट बताओ। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट का फार्मूला लिख ले। प्रॉफिट स्टेटमेंट होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो सेल इस क्वेश्चन में तो उसने जिंदगी आपकी आसान की हुई है, सब कुछ मल्टीप्लाई करके दिया हुआ। पेपर में रेट बताए होंगे 9,000 15 रुपए के हिसाब से बिका, 18,000 15 रुपए के हिसाब से बिके, 9,000 16 रुपए के हिसाब से बिके। ये सारे सोल्ड है ना, और वैल्यू से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। और क्वेश्चन के अंदर अगर वो रेट और यूनिट बता दे तो अगला काम खुद कर लेना। अगर वो रेट और यूनिट बता देगा तो अगला काम खुद कर लेंगे। तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करके तो टोटल सेल कितनी आ रही है? 741,000। इस क्वेश्चन के अंदर तो बताया हुआ है, लेकिन पेपर में अगर नहीं बताया होगा तो सेल मल्टीप्लाइड बाय जो यूनिट सेल में सेल प्राइस 741,000। इसमें लेस करेंगे। परपेचुअल सिस्टम में तो कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट फाइंड होती है, इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें करना है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस, और ये भी क्वेश्चन से टोटल परचेजेज, टोटल ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हम फाइंड कर चुके हैं। वैल्यू लिखते होते, यूनिट थोड़ी लिखते होते हैं। अमाउंट प्रॉफिट तो हमारे अमाउंट फॉर्म में आएगा ना। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर 20,000 प्लस 11 गिवन हो बस,
तो आप वैल्यू खुद फाइंड कर लोगे। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है? 2,20,000। परचेजेस किस तरह से फाइंड करोगे? जितनी परचेजेस हैं टोटल इसमें नेट 11 नेट अगर परचेज रिटर्न होगा तो नेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगला सवाल करने भी लगे इस तरह। 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 13, 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 14, 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, सारी वैल्यूज को प्लस करके हमारी परचेज आ जाएगी। सिंपल, जो चीज खरीदेंगे जिस रेट पे खरीदेंगे मल्टीप्लाई करके टोटल कर देना, क्योंकि इसमें हमने सारा डाटा इन टोटल लेना होता है। तो आपके पास कितना आ गया परचेजेस? 544,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, आपको रेट सब कुछ बताया होगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये हम फाइंड करेंगे 1,80,000। ये आपके पास क्या चीज आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल। फाइव 8 4, ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक जो फाइंड कर रहे होते हैं हम डायरेक्टली, तो बट अब टोटल अमाउंट का कैसे? कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मैंने एंड से आपने किया ना, लास्ट की क्लोजिंग स्टॉक FIFO मेथड में तो जो फर्स्ट इन होता है वो तो आउट पहले होता है, तो जो हमारे पास अनसोल्ड पड़ा होता है वो एंड वाला ही होता है। ठीक है, अब 7,41,000 में से 584,000 माइनस कर दो, 1,5,7,000। ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट स्टेज सेल भी आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई और क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। तो पीरियोडिक सिस्टम का FIFO मेथड ये है। पीरियोडिक सिस्टम में आपको पहले यूनिट चाहिए, फिर आपने करना क्या है? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस परचेज की टोटल परचेज नेट करके, वो किस तरह से करना है? अगला सवाल जो बड़ा है, ये तो सिंपल सवाल है ना। अब हम इसको अगर क्वेश्चन करें पीरियोडिक विद वेटेड एवरेज, पीरियोडिक विद वेटेड एवरेज, पीरियोडिक, ये पेपर में क्वेश्चन एक आता है विद वेटेड एवरेज। पीरियोडिक विद वेटेड एवरेज। सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक के हमेशा यूनिट चाहिए होंगे। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट का तरीका एक ही है, मतलब जितने थे माइनस जितने बिक गए, जितने टोटल थे माइनस जितने सेल हो गए, बाकी जो आपके पास बच गया है वो कितने थे? 12,000 मल्टीप्लाइड। FIFO मेथड में तो कौन सा रेट लेते हैं? लास्ट परचेज वाला। FIFO मेथड में लास्ट परचेज वाला। वेटेड एवरेज में एवरेज रेट, वेटेड एवरेज में एवरेज रेट। तो एवरेज रेट का फार्मूला लिख ले। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस जो यूनिट खरीदे उसकी अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट प्लस जो खरीदे वो यूनिट। जो जो थोड़ा मैथमेटिकल दिमाग वाले हैं उनको तो पता चल गया होगा कि ऊपर और नीचे लिखा क्या हुआ है। ऊपर अमाउंट है टोटल, नीचे टोटल यूनिट्स हैं, और टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा पर यूनिट, वो एवरेज पर यूनिट। तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज रेट या एवरेज पर यूनिट।
अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट क्या थी? इस सवाल के अंदर 20,000 आपके पास ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट क्या थी? 2,20,000 2,20,000 मिल गई ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट 2,20,000 प्लस क्या लिखा हुआ है? जो चीजें यूनिट खरीदे उनकी अमाउंट क्या है भला? सारे यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई करके सेपरेटली फिर प्लस कर लो। 544,000 डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट कितने हैं? 20,000 20,000 प्लस जो यूनिट खरीदे हैं वो कितने हैं? 40,000 जो यूनिट खरीदे हैं वो है 40,000। अब अमाउंट को अमाउंट में प्लस कर लें, यूनिट को यूनिट में प्लस कर लें, फिर उनको आपस में डिवाइड कर दें। परपेचुअल सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के बाद ये काम करते थे और अब पीरियोडिक सिस्टम में एक ही दफा टोटल करते थे। तो टोटल अमाउंट और कितना आ गया रेट? 12.73 और आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। जितने यूनिट पड़े हुए हैं मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेट। जितने यूनिट्स पड़े हुए हैं मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेट। कितना आ गया आंसर? 152,800 152,800। एक ही सवाल है, बट अगर हमने FIFO से किया था तो आंसर 1,80,000 आया था और वेटेड एवरेज से लिया तो क्लोजिंग स्टॉक 152,800 आया। तो वैसे यहां से मैं आपको एक बात बता दूं, अगर प्राइसेस बढ़ रही हूं तो FIFO का क्लोजिंग स्टॉक आंसर ज्यादा आता है, वेटेड एवरेज का क्लोजिंग स्टॉक आंसर कम आता है। कितना बता? 12.73 गलत है या? चलो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 पॉइंट कुछ लोग ना डायरेक्ट जो आंसर आ रहा था उसको 12,000 से मल्टीप्लाई करती है, मतलब उन्होंने जो आंसर कैलकुलेटर पे आ रहा होगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12,000 से, तो उससे ये आंसर आ गया। और कुछ लोगों ने 0.73 लिखकर किया तो वो आंसर चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगला सवाल देखिए। वही देख मैं वही बात, जरा खामोशी। अगर प्राइसेस बढ़ रही हो FIFO मेथड से क्लोजिंग स्टॉक का आंसर ज्यादा आता है। भला क्यों? आपने 12,000 का जो रेट है FIFO मेथड पे किस पे वैल्यू किया था? 15 रुपए में। और इसका रेट किस पे आ रहा है? 12 पॉइंट। वो 15 क्यों आ रहा है, ये 12 क्यों आ रहा है? वो लास्ट और हाईएस्ट रेट आया है बस, क्योंकि लास्ट परचेज वाला रेट हमने पिक किया है और इसको एवरेज कर दिया आपने। और जो एवरेज होता है दैट इज अ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब अगर रेट बड़ा है तो वो कम हो जाता है और छोटे वाला रेट बढ़ जाता है, दरमियान में आना होता है ना इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट बना ले, जब जब प्राइसेस बढ़ेगी क्लोजिंग स्टॉक का आंसर FIFO में ज्यादा आएगा, वेटेड एवरेज में कम आएगा। बल्कि लिख ले, ये कहां याद रहना इतनी बातें। अगर आपके पास प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं, FIFO मेथड को डिस्कस करने लगा हूं अभी। अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं, हाँ जी, वही उसी उसको प्राइस कहते हैं, रेट पर यूनिट क्या ले, प्राइसेस क्या ले। अगर स्टॉक की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो याद रखें FIFO मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का आंसर हमेशा ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज, एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज। और प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल कम आएगी। आपको पता है इनका आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, फिर इनका आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। दुश्मन का दुश्मन भी दुश्मन।
दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो फिर इनका आपस में क्या हुआ? डायरेक्ट रिलेशन। क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल का और क्लोजिंग स्टॉक का आपस में कौन सा रिलेशन हुआ? इनवर्स। और प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ सेल का भी इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी। अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं और वेटेड एवरेज मेथड, अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं और मेथड कौन सा है? अगर वेटेड एवरेज में प्राइसेस बढ़ रही हैं तो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर एज कंपेयर टू FIFO कम आएगा। हमने देख भी लिया, अभी यही इसी सवाल की बात कर रहा हूं अभी। तो वजह क्या है? रेट ज्यादा आ रहा था लास्ट, एवरेज होने की वजह से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेट कम होगा तो क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा तो प्रॉफिट भी कम आएगा और कॉस्ट ऑफ सेल। अब पेपर में सवाल कैसे आएगा? वो कहेगा इन्फ्लेशन का दौर है। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? प्राइसेस बढ़ रही है। इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ रही है। कहता है बताओ किस मेथड से प्रॉफिट ज्यादा आएगा? FIFO में। किस मेथड पे टैक्स ज्यादा लगेगा? FIFO में, क्योंकि प्रॉफिट जिसका ज्यादा है टैक्स उसका ज्यादा आएगा। अब सवाल देखना जरा, कहता है मैंने देखा एक बिजनेस का वेटेड एवरेज से क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया, फिर मैंने उसका FIFO से भी फाइंड किया, मैंने देखा FIFO का क्लोजिंग स्टॉक कम आ रहा है, तो बताओ उस टाइम पर प्राइसेस कम हुई थी या ज्यादा? FIFO मेथड कम हुई थी। अब दोबारा ये थी FIFO मेथड में प्राइसेस बढ़े तो क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ सेल कम। और वेटेड एवरेज में अगर प्राइसेस बढ़ रही हूं तो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर एज कंपेयर टू FIFO कम आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा प्रॉफिट भी कम आएगा और कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आएगी। अब इसको उल्टा कर सकते हो आप, अगर प्राइसेस कम हो रही हैं, प्राइसेस FIFO मेथड में क्या हालात होंगे? वेटेड एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज। प्राइसेस कम हो रही हैं, क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा, प्रॉफिट भी कम आएगा और कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा। और अगर बात करें वेटेड एवरेज की, तो वेटेड एवरेज में क्लोजिंग स्टॉक प्राइसेस कम होने पर ये बढ़ेगा क्या? एज कंपेयर टू FIFO बढ़ेगा। मतलब उनको दोनों मेथड से फाइंड करेंगे तो किसका आंसर ज्यादा आएगा? प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा और कॉस्ट ऑफ सेल। तो पेपर में वो किस तरह अंग्रेजी में ये बातें लिखेगा कि किस, ये डिफ्लेशन कहते हैं प्राइसेस कम होना और इन्फ्लेशन कहते हैं प्राइसेस ज्यादा होना। ओके होगी बात? तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पेपर में पूछा गया है। वापस आ जाएं, हम किधर जा रहे थे? प्रॉफिट स्टेटमेंट पे चले। क्या रिपीट करना? क्लोजिंग यूनिट्स तो वही फाइंड, वैसे ही फाइंड करना है जो अनसोल्ड पड़े हुए हैं। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस जो यूनिट सेल हो गए। सवाल तो वही है ना, इसलिए 12,000 डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा इधर वापस आए जरा। प्रॉफिट स्टेटमेंट में एक बात मैंने आपको बताई थी कि सेल कभी चेंज, सेल हमारी कितनी है? 740, यही थी ना? यस। और पीरियोडिक सिस्टम में जो फार्मूला होता है ना आपकी कॉस्ट ऑफ सेल का, एक ही है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, अब बता सकते हो ओपनिंग स्टॉक की क्या वैल्यू थी? परचेज 544। सारी फसाद की जड़ होता है क्लोजिंग स्टॉक।
इसको ही फाइंड करते हैं तो ये डिफरेंट फार्मूला, डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट आंसर आता है, जिससे सब कुछ चेंज होता है। तो बताएं क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना आया था? 152,800। हाँ जी, 2,20,000 में प्लस करें 544,000 और माइनस करें 152,800। 611 200 माइनस कर दो, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 129,800। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करें। पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल में तो कार्ड बनता है, पीरियोडिक में कार्ड नहीं बनता। पीरियोडिक आसान होता है, सबसे पहले फाइंड कर ले यूनिट, अगर नहीं बताया पहले लिखो, फिर बाद में इसका नेक्स्ट सीक्वेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? पीरियोडिक सिस्टम में पहला स्टेप क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट फाइंड कर लो। डन। अगर फाइफो मेथड है तो लास्ट परचेज का रेट ले लो, लास्ट परचेज का रेट ले लेंगे और उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। पहले क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे? टोटल यूनिट माइनस सोल्ड। अगर है वेटेड एवरेज मेथड तो फिर क्या लोगे? एवरेज रेट। क्या लोगे? और एवरेज रेट का फार्मूला क्या है भला? ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस परचेज की अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट, और वो रेट आ जाएगा हमारे पास। उस रेट को यूनिट से मल्टीप्लाई कर। पेपर में इतना आसान सवाल नहीं आएगा। पेपर में जैसे इसमें 12,000 यूनिट थे ना, तो 15 रुपए वाला ही आंसर आ गया। पेपर में अगर ऊपर 14,000 है ना, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में 16,000 आएंगे या 15,000 आएंगे। तो फिर आपने 14,000 का रेट लेना है 15 रुपए या जो भी रेट आ रहा है, और जो ऊपर वाला 1,000 बचेगा वो ऊपर वाला रेट ले। चलें जी, इसका लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, जो बड़े वाला सवाल है। तरीका सेम है, बस थोड़ी सी टेक्निकल चीजें क्या आएंगी? परचेज रिटर्न आएगा, सेल रिटर्न आएगा, और ड्राइंग्स आएंगे, और शॉर्टेज आएगा। इसका अपना तरीका कार होगा, एक फिक्स तरीका है। सेल की प्राइस की बात नहीं कर रहे, कॉस्ट की बात कर रहे। सेल प्राइस सेल तो दोनों में सेम रहती है, पीरियोडिक हो, परपेचुअल हो, फाइफो हो, या जो भी हो, सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा होता है क्लोजिंग स्टॉक चेंज होता है, जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन निकालें जरा। अच्छा, ये क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो अपने आप की एनर्जी लो नहीं करनी। एनर्जी लो हो चुकी है तो फिर चित्रालॉजी की जरूरत है। सारे सवाल आपसे पूछने हैं तो फिर जहां पर गलती होगी वहां पर फिर टाइम ओवर है, टाइम ओवर नहीं है। The following information has been extracted from the book of Zamil Trader। अब ये क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों ने हमने दोनों मेथड के साथ क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड करना है और प्रॉफिट भी फाइंड करने। ठीक है, सवाल देखिए। ओपनिंग बैलेंस यूनिट बता दिए, रेट भी बता दिया। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, परचेज ड्राइंग्स, सेल्स रिटर्न। अब देखें, सेल्स रिटर्न परपेचुअल में नहीं आया था, पीरियोडिक में सेल्स रिटर्न का ताल्लुक सिर्फ सेल माइनस सेल्स रिटर्न के साथ होता है। बाकी स्टॉक तो ये कुछ कहेगा ही नहीं। हम कहते हैं ना, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस डिस्काउंट अलाउड, ये बस वहां सेल रिटर्न में जाएगा।
इसका ताल्लुक हमारे क्वेश्चन के साथ, कैलकुलेशन के साथ नहीं आएगा। फिर सेल बता दिया, और उसने खुद ही जो हम काम करते हैं उसने खुद बता दिया। क्लोजिंग बैलेंस 3715 यूनिट, 3715 यूनिट कहता है ये आपके क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं। उसने खुद ही ओपनिंग नेट सब कुछ करके हमें बता दिया। पेपर में इस जैसा सवाल आने के ज्यादा चांसेस होते हैं कि कुछ कैलकुलेशन, आधी कैलकुलेशन वो खुद बता दे, आधी कैलकुलेशन हमसे करवा ले। और अगर ये 3715 ना बताए होते तो पता है क्या तरीकाकार होता? हमने ओपनिंग स्टॉक के यूनिट ले लेने थे, उसमें परचेज प्लस कर लेना था, परचेज रिटर्न माइनस कर लेना, माइनस, इसमें ड्राइंग्स बी माइनस यूनिट है ना, यूनिट आउट हो रहे हैं, सेल माइनस सेल रिटर्न प्लस, तो जो हमारे पास आंसर आएगा क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट अनसोल्ड पता चल। ओके, और उसने भी ये प्लस माइनस करके लिखा हुआ है 3715। हम कौन सा करने लगे हैं मेथड? सारा सीक्वेंस सीखना है ध्यान से, क्योंकि इससे बड़ा कोई सवाल ही नहीं है। लास्ट और अच्छा सवाल यही है। पैटर्न का पता चलेगा तो सवाल करते वक्त आपको पेपर में आसानी होगी। 5-4 में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में 3715 यूनिट पड़े हुए हैं। कौन से वाले होंगे? निशान लगाते हैं बुक के ऊपर, लास्ट परचेजेस वाले। कौन से? लास्ट, जिसको मैं निशान लगा रहा हूं 2650 एट द रेट ऑफ 130 वाले होंगे। क्या हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक पूरा? मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो 3715 है। दूसरा कौन सा रेट पकड़ूंगा? 125 वाला। आपने इधर उधर वस्कों में नहीं पढ़ना कि ये रिटर्न हो रहा है, ये फलाना हो रहा है, ये ढमकाना हो रहा है, नहीं, सिर्फ लास्ट परचेज को पिक करें बस। इसका मतलब है आपके पास 2650 पड़ा होगा 130 वाला, और बाकी के यूनिट पड़े होंगे 125 रुपए वाले। अभी बात पूरी नहीं हुई। एज पर फिजिकल इन्वेंट्री कैरीड आउट 350 यूनिट्स वर फाउंड टू बी शॉर्ट। 315 यूनिट है ही नहीं। 400 यूनिट्स वर फाउंड टू बी डैमेज। 400 डैमेज हो गए। Out of damaged units, 300 units can be sold at the rate of 140 after repair. Remaining damaged units have no sale value. आपके पास एक बात मैंने आपको सिखाई थी कि अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट डैमेज वगैरह नहीं है तो जो आंसर आप फाइंड करते हो वैसे ही कर दो, और अगर डैमेज का चक्कर आएगा तो उसकी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड। अच्छा, सबसे पहले आपके ये जो सारे फजूल यूनिट हैं, एक है 315, एक है 400 डैमेज, टोटल कितने हो गए? 715। टोटल यूनिट आपके पास कितने क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं? 3715, जिसमें 715 यूनिट डैमेज और शॉर्ट वगैरह है, राइट? और जो तो शॉर्ट है वो तो वैसे ही निकाल दोगे ना, वो तो है ही नहीं, वो यूनिट तो आपके पास है ही नहीं। 315 तो वैसे ही निकाल दो, खत्म कर दो। 3715 में से 315 यूनिट तो शॉर्ट है, मिले ही नहीं। आपके पास कितने पड़े हुए हैं? 3400। इन 3400 यूनिट में 400 डैमेज है। तो पता है ना डैमेज को अलग करते हैं। चाहे परपेचुअल हो, पीरियोडिक हो, एनआरवी के लिए किसी की माफी नहीं है। लेकिन 300 सोल्ड भी तो कैन बी सोल्ड। ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है और हो कैन बी सोल्ड के ये इतने का बिक जाए, हो सकता है, सेल नहीं हुआ। अब हमने इसके करने क्या है? इसके हिस्से करने हैं। आपके पास 2650 है एंड पे, आपके 2650 यूनिट किस रेट पे पड़े हुए हैं? 2600
किस रेट पे? 100। आपने टोटल यूनिट पता कितने करने हैं टोटल? 3400, या अगर आप शॉर्ट भी इसके अंदर लिख लोते हो तो लिख सकते हो 3715। अगर मैं टोटल लिखता हूं, ऊपर मैं लिख देता हूं शॉर्ट $315, डैमेज 100, 300, मैंने 400 का स्टाइल मारा है। इस स्टाइल मारने का पता चला क्यों? क्योंकि 300 कैन बी सोल्ड और जो 100 है उसकी कोई सेल वैल्यू नहीं है। तो आपको पता है आइटम बाय आइटम का क्या ताल्लुक है कि जिसको जिस तरह से अलग अलग सेल करते हो ना, उसको अलग अलग ही लिखो। अब आपके पास कितने यूनिट बच गए, किस किस रेट वाले बच गए, ये दोगे ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 2650 तो आपके पास पड़ा है 130 रुपए वाला, बाकी सारे किस रेट वाले पड़े होंगे? 125 वाले। बाकी गुड यूनिट बच कितने गए? ये भी गुड है। बाकी बताएं कितने यूनिट बच गए? 315 शॉर्ट भी अलग कर दिए, डैमेज भी अलग कर दिए, और 2650 130 रुपए वाले भी अलग कर दिए। बाकी यूनिट कितने बच गए 3715 में से? 300। ये जो 350 आपके पास ये जो आ रहा है ना, ये वाला, आप पहले मुझे बताएं टोटल यूनिट आपके पास कितने पड़े थे? 2650 वाले यूनिट आपके पास किस रेट वाले हुए? बाकी कितने बच गए? 3715 में से 2650 निकाल के बताएं जरा, कितने? 10। अब ये किस रेट वाले हैं सारे? अब इसमें डैमेज भी है, इसमें शॉर्ट भी है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना। आपके पास टोटल पड़े हुए हैं 3715, जिसमें 315 शॉर्ट हैं वो निकाले, 100 और 300 डैमेज हैं वो निकाले, बाकी आपके पास बच गया 350 और 2650। पता है मुझे आप लोगों के लेवल का, टेंशन ना लो, इसलिए मैं आगे नहीं गया। एक मिनट, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में लिखा हुआ है 3715, डन। उसमें से 315 यूनिट शॉर्ट हैं, ये लिख दिए। बाकी कितने बच गए? 3400, डन। उसमें से 400 यूनिट डैमेज है, ये लिख दिए 400 अलग अलग। बाकी कितने बच गए? 3000। अब मैं कहता हूं ये 3000 कौन से वाले होंगे? आप कहें, आपने कहा FIFO मेथड है तो लास्ट परचेज। अब आपके पास 3000 यूनिट है ना, मैंने डैमेज भी अलग कर दिए, शॉर्ट भी अलग कर दिए, बाकी 3000 मुझे पूरे करके देने हैं आपने। आओ जरा, कौन से वाले 3000 यूनिट पिक करोगे यहां से? लास्ट परचेज 2650 पड़े होंगे 130 वाले, 350। तो बाकी 3000 में से कितने बच गए? 350। वो किस रेट वाले होंगे? कितना? मैंने 3715 पूरे करने हैं। कितने? वो मुझे पूरे करके दिखाने हैं। 2650 हो गया 130 रुपए वाला, क्योंकि एंड पे 2650 तो टोटल पड़ा हुआ है ना। बाकी सारे के सारे यूनिट या डैमेज है, शॉर्ट है, वो कौन से रेट वाले हैं? 125 वाले सारे ही, वो क्योंकि फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट है ना। डैमेज भी उसी में से होगा, शॉर्ट भी उसी में से लेंगे, बाकी सारा उसी, क्योंकि लास्ट वाले तो गुड यूनिट्स कंसीडर होते हैं। आप लोगों ने 350 ही क्यों लिए हैं? 2650 क्यों लिए हैं? नहीं, एक मिनट, आप 2700 क्यों पूरा करूं? तो आउट हो गया ना, मैंने तो क्लोजिंग स्टॉक देख रहा हूं।
क्लोजिंग स्टॉक में कौन से यूनिट होंगे, फर्स्ट वाले या लास्ट वाले? ठीक है, अब इधर आओ, मैंने देखा कि अनसोल्ड स्टॉक मेरी बुक्स के अंदर 3715 पड़े हुए, ठीक है। अब मैंने वो पूरे करने हैं कि किस रेट वाले लिखूं, कौन से रेट वाले लिखूंगा, एंड से पूरे करूंगा शुरू से पूरे करूंगा? चलो जी, मैंने 2650 ले लिया, लिख दिया। अब ऐसे करते, 2650 मैंने लिख दिया, बाकी 3715 में से कितने बच गए? 1065। वो 1065 में किस रेट वाला दूंगा? 125 रुपए वाला। तो ये जो मेरे पास पड़ा हुआ है ना, ये चीज, ये 1065 है। ये कितने हैं? 1065। ये 1065 को मैंने टुकड़े टुकड़े क्यों किए? क्योंकि उसमें सबकी एनआरवी एक जैसी नहीं। तो मैंने 2650 और 1065 को अलग अलग किया। और फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो डैमेज भी मैंने फर्स्ट वाले करवाए 1065 में से। अब सबकी जो वैल्यू है, ये सारे किस वैल्यू वाले हैं? 125। अब इसकी लिख लो एनआरवी। जो यूनिट शॉर्ट है उसकी एनआरवी क्या है? क्योंकि वो तो है ही नहीं, तो सेल कहां होंगे? वो है ही नहीं। जो 100 यूनिट है उसकी सेल वैल्यू क्या है? 0 है। और जो 300 यूनिट है उसकी एनआरवी क्या है? 300 यूनिट कैन बी सोल्ड 140 आफ्टर रिपेयर। और ये बात समझ लग रही है अब? चलो पता चल जाता है। आप मुझे बताओ, सवाल आपके सामने रखता हूं, 350 और 2650 की एनआरवी। अच्छा, ये मैंने बताना, तो किताब आपके पास भी होगी, इधर सामने भी लिखा हुआ है। वैल्यू बताएं, आखिरी सेल नहीं, वैल्यू बताएं। 2650 और 350 की एनआरवी क्या होगी? 140 होगी, 110 होगी, और 350 उनकी 140 होगा। कितनी एनआरवी पूछ रहा हूं? कितनी? 140। नहीं मैम, 300 की होगी 120। 120 होगी। हाँ, वो लिख लीजिए। आप लोगों का हिसाब अलग ही होना चाहिए। 160 रुपए आपके यूनिट किस पे सेल हुए हैं? तो ये जो 140 है, ये तो डैमेज यूनिट की सेल वैल्यू है। ये 300 यूनिट की है और उसको रिपेयर करवाया 20 रुपए का, तो 120 जो एनआरवी फाइंड हो रही है, ये हो रही है। अगर आपके पास, मैंने कल भी बताया था कि अगर आपके पास सेल वैल्यू ना बताई हो, तो क्वेश्चन के अंदर देखें कि जो लास्ट आपके यूनिट परचेज सेल हुए थे वो किस रेट पे सेल हुए थे। तो 3200 यूनिट का क्या सेल वैल्यू आ रही है? 160 रुपए। तो इनकी एनआरवी क्या है? इसकी भी 160 और इसकी भी 160। हाँ, पूछे रिपेयर कॉस्ट है जो 300 यूनिट डैमेज हुए हैं, जो 300 यूनिट डैमेज हुए हैं वो 140 रुपए के बिकेंगे और 20 रुपए उनकी रिपेयर लगेगी। तो इसलिए हमने उसकी एनआरवी कितनी लिखी? 120 रुपए। जी, डैमेज की क्या नहीं लिखी? किस डैमेज की? ये डैमेज की लिखी है, 100 भी क्यों नहीं लिखी? आगे देखें, रिमेनिंग डैमेज यूनिट्स हैव नो सेल वैल्यू। रिमेनिंग यूनिट्स हैव नो सेल वैल्यू। पूरी तरह आप ना 5 मिनट है, 5 मिनट एक्टिव होकर बैठ जाओ, सवाल खत्म हो जाएगा। दिमाग को बंद ना करो, अभी तो छुट्टी होने वाली है। दोबारा वो इधर एक तो आप ना आपस में बोलने लग जाए तो कहां समझ लगती है। बोला ना करो क्लास के दौरान। देखें, पहली बात, दोबारा इसको मैं लिखने लगा हूं,
आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये खुद उसने बता दिया कि 3715 यूनिट पड़े हैं क्लोजिंग। ठीक है, मेथड कौन सा है? अगर होता ना वेटेड एवरेज तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एवरेज रेट लेना होता है। और अगर हो FIFO मेथड तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। अब हमने देखा कि ये 3715 यूनिट किस रेट वाले होंगे। हमने कहा कि लास्ट परचेजेस वाले, तो लास्ट परचेजेस एक 18 फरवरी वाली पड़ी है और एक 3 फरवरी वाली पड़ी है। तो 2650 तो सारी अभी अनसोल्ड होंगे, क्योंकि 3715 है अनसोल्ड। तो 2600 हम ऊपर से लिखना शुरू कर देते हैं। चले 2650 एट द रेट ऑफ 130 बाकी और कितने मजीद है? 1065। अब 1065 अगर हम लिख देते हैं 1065, लेकिन पता चला इस 1065 में क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो 315 यूनिट शॉर्ट भी हैं, 400 डैमेज भी हैं। उस 400 को भी अलग अलग क्यों किया? क्योंकि 100 यूनिट की एनआरवी नहीं है, 300 यूनिट की एनआरवी है। तो 100 यूनिट उसके अलग किए, 300 यूनिट उसके अलग किए, बाकी उसके यूनिट बच गए 300। अब इन सब की सेल कॉस्ट क्या है? 125। सबकी कॉस्ट क्या है? 100। अब एनआरवी, ये 2 यूनिट आपके पास जिसको मैंने सर्कल किया है 2650 और 350, दैट इज आर इन गुड कंडीशन और ये अपनी असल सेल वैल्यू पे बिक जाएगी। और उनकी सेल वैल्यू क्या चल रही है? 3200 को 160 रुपए के हिसाब से बेचा हुआ है। तो इसकी भी एनआरवी 160, इसकी भी एनआरवी 100। जो शॉर्ट यूनिट होते हैं उसकी तो एनआरवी होती नहीं है। ये कॉस्ट और ये एनआरवी। जो 100 यूनिट है उसने खुद कहा है उसकी एनआरवी कोई नहीं है। और जो 300 यूनिट है वो कहता है ये बिकेगा 140 रुपए का आफ्टर रिपेयर 20। अब आपने मुझे बता देना इसका क्लोजिंग स्टॉक 2650 यूनिट किस से मल्टीप्लाई करूं? 130 से या 160 से? करो जरा 130 से मल्टीप्लाई। 315 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 125 से मल्टीप्लाई करूं। 100 यूनिट किससे मल्टीप्लाई होगा? 300 यूनिट किससे मल्टीप्लाई होगा? 125 से या 120 से? 120 से मल्टीप्लाई करो। और 350 किससे मल्टीप्लाई हो गया? 125 से। 43 जो भी है 350 मल्टीप्लाई बाय 125 750 है 47750 43। 750 अब इसको मैं प्लस कर दूंगा, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। इसको प्लस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा 424 250 424। इसको प्लस करने से आया हो गया क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग स्टॉक आ गया। बहुत है लेकिन अच्छा, आप लोगों ने जब भी आपको पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आपको 3 चीजों से वास्ता पड़ता है मेन, आगे कैल वैल्यू के हिसाब से। एक आपको चाहिए होती है ओपनिंग स्टॉक के यूनिट भी चाहिए होते हैं और आपको उसकी अमाउंट भी चाहिए होती है एवरेज रेट के लिए। किस रेट के लिए? तो आपका मैं पैटर्न लिखकर दे देता हूं, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। बताएं, आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक के यूनिट हमेशा गिवन होंगे। बताओ कितने गिवन है? 45। रेट क्या है उसका? रेट क्या 4500। और ओपनिंग स्टॉक का रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा 120।
आ जाएगी अमाउंट, कितनी आएगी? 540,000। 540,000। एक आपको ये चीज चाहिए होती है, ये काम हो गया हमारा। आपको फार्मूले के अंदर ओपनिंग स्टॉक के यूनिट चाहिए होते हैं और ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट चाहिए होती है, और ये चीज आपको चाहिए होती है कॉस्ट ऑफ सेल में भी चाहिए होती है। उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नेट परचेजेस। आपको नेट परचेजेस के यूनिट भी चाहिए होते हैं, नेट परचेजेस की अमाउंट भी चाहिए होती है। अब ये चीज, ये कैलकुलेशन मैं आपको करवा देता हूं ताकि परेशानी ना हो। अब पहले है 2700 यूनिट आपके पास, हाँ जी, ये क्वेश्चन में आप देखना, मैं हाईलाइट कर देता हूं चीजें। देखें, आपने नेट परचेज के लिए चीजें कौन सी लेनी है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। 1 2 3 4, ये पीरियोडिक सिस्टम है, परपेचुअल नहीं है। नेट परचेजेस के यूनिट और अमाउंट फाइंड करने का तरीका है ये। अब देखें, अब नेट परचेजेस में पहली परचेज कितनी है, कितने यूनिट है? 2700। रेट है 125, मल्टीप्लाई भी करके बता दें। 337500। नेक्स्ट क्या है, कितने यूनिट? 255 ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय किस रेट वाला है? 120। अमाउंट बताएं। 30600 ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? परचेजेस कितने यूनिट? 2650 मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या है? 130। अमाउंट 344,500। फिर उसके बाद ड्राइंग्स के यूनिट कितने हैं? 180 ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या है? 125। टोटल अमाउंट 22,500 ब्रैकेट में। फिर उसके बाद कोई सेल पर सेल हो, बस सेल को देखना है। अब यहां पर यूनिट का टोटल करें और अमाउंट का भी कर लें। 4915 2700 माइनस 255 प्लस 2650 माइनस 180, कितना? 4949। और अब इन अमाउंट्स को प्लस माइनस करें। 337500 माइनस 30600 प्लस 344,500 माइनस 22,500 6289। अब जहां आपको यूनिट चाहिए परचेजेस के, वहां आपको यूनिट मिल जाएंगे। जहां आपको नेट परचेज की वैल्यू चाहिए, वहां पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब एवरेज रेट में भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एवरेज रेट के लिए भी और कॉस्ट ऑफ सेल के लिए भी। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर यही सवाल है हमारे पास, वेटेड एवरेज का सवाल अभी हो चुका है आपका। वेटेड एवरेज से, वेटेड एवरेज में एवरेज रेट चाहिए होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट 5,40,000 प्लस नेट परचेजेस की अमाउंट 628900 डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट 4500, नेट परचेजेस के यूनिट 49। इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, हमारे पास
एवरेज रेट पर यूनिट आ जाए, एवरेज रेट पर यूनिट कितना 124. 124. अब फाइफो में क्या किया था लास्ट परचेज वाले रेट, और इसमें अब क्या किया एवरेज रेट। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है कितने भला 3715। सबको इकट्ठा ही कर देंगे या उसमें कोई डैमेज वगैरह का मसला भी है? अब 3000 वो जो 350 अलग किए थे ना वो नहीं करने, अब सिर्फ कौन से अलग करोगे? शॉर्ट वाले खत्म कर दो, डैमेज वाले 100 वाले अलग 300, बाकी जितने बचते हैं जो कि कितने बच रहे हैं उन सब का एक ही रेट है एवरेज रेट। इन सब का रेट है 124.15 124.15। फाइफो में अलग अलग रेट होता है, इसमें सबका शॉर्टेज की एनआरवी 100 की एनआरवी 300 की एनआरवी 3000 की एनआरवी, अब लोअर ऑफ कॉस्ट एंड हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। और इससे बड़ा सवाल होता ही नहीं है, ये फाइनल लेवल का सवाल है, मतलब इससे अच्छा सवाल और ना ही अब इससे कोई बुरा सवाल हो सकता है आपकी जिंदगी में। तो ये क्वेश्चन आपने जो करने हैं फाइफो मेथड से, बल्कि ये 2 क्वेश्चन ही आप स्टैंडर्ड रखें अपना। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिक लेवल का, 11 है परपेचुअल का अच्छा सवाल, और 12 है पीरियोडिक का अच्छा सवाल। और जनरल एंट्री का एक सवाल आप लिख लें, क्योंकि जनरल एंट्री का प्रैक्टिस तो आपने कर ही ली है। 10वां 11वां 12वां अगर आपने बेसिक क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन नंबर 13 कर लेना। मैं तो वो बता रहा हूं ना कि अगर आपको प्रैक्टिस करने का दिल कर रहा है जब मर्जी करे। हमारा जो अभी कोई हल नहीं हुआ, एक ये पेज आपका रह गया जो आपने तैयार अभी नहीं करना, पेज नंबर 3, ये जी पॉइंट नंबर 3 है, ये पूरा पेज अभी नहीं हुआ हमारा, रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर। एग्जाम्पल नंबर 14 आपने बिल्कुल ही नहीं करनी, ये करनी ही नहीं है हमने पीआरसी में। एग्जाम्पल नंबर 14 आपने बाद में भी नहीं करनी। ये पॉइंट नंबर 4 हमारा हो चुका है। और आपने जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस के लिए आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो 15 और 16, क्वेश्चन नंबर 15 में भी जर्नल एंट्रीज हैं, सेम क्वेश्चन है, बस दोनों डिफरेंट तरीकों से सवाल हल किया हुआ है। सेवनटीन क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ही नहीं करेंगे। मैं वैसे आपको अलग से बता दूंगा, बाद में अगर आपको जरूरत पड़े तो कर लेना। लेजर बनाने का तरीका है कि लेजर कैसे, इन्वेंट्री कोड कैसे बनता है, परचेज का लेजर कैसे बनता है, ये हम पहले ही बना चुके हैं। और इस तरह से ये आपके बेसिक लेवल का खत्म हो जाएगा। कल इंशाल्लाह, कल या परसों इन्वेंट्री का चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। मंडे को टेस्ट, ठीक है। मंडे को टेस्ट का